हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करते हैं अंकुर फेज फर्स्ट का पार्ट टेस्ट सेकंड। ठीक है, केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइम स्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैल्शियम लाइमस्टोन को आप जानते हो क्या होता है। लाइमस्टोन होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड देता है और क्या देता है, CO2 गैस देता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई 56 ग्राम आपको क्या दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। ये 56 ग्राम है। ठीक है, इतना दे रखा है बेटा। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसको हीट करने के बाद में कितनी अमाउंट इसकी होगी, इसकी कितनी होगी। तो देखो इसको बैलेंस कर लो पहले, बैलेंस तो है ही रिएक्शन। तो आप एक काम करिए, मोलर मास निकाल लीजिए पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है आप जानते हो बेटा, 100 होता है। ठीक है, कितना होगा, इसका 100 होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड का भी मोलर मास निकाल लीजिए बेटा। ठीक है ना, तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो ये 40 से 56 हो जाएगा ये भी। तो ये इनका मोलर मास है। क्या इनका ये मोलर मास है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, बड़े आसान से देखिए, आप स्टोइकोमेट्री से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है बेटा, एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और मोलर मास कितना है इसका, 100 ग्राम है। यानी कि 100 ग्राम से कितना बनेगा बोलो, ये बोलो, ये बन रहा है 56 ग्राम। ठीक है, ये बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, 56 ग्राम नहीं दे रखा, केजी दे रखा है। तो आपको क्या करना है देखो, तो 56 से भी कितना बनेगा बोलो, 56 से उल्टा, यानी कि 56 कैल्शियम ऑक्साइड से कितने कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, 100 ही तो बनेगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 kg आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट वेरिएबल अससन रीजन वाला। देखो, इक्विवेलेंट मास आप जानते हैं किसी एलिमेंट का वेरिएबल होता है या नहीं होता है, ये आपको देखना है। अससन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट मास, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार, क्या कहते हैं उसको, तुल्यांकी भार कहते हैं। तो किसी एलिमेंट का तुल्यांकी भार वेरिएबल होता है, ये अससन है। और रीजन क्या दे रखा है बेटा उसका, रीजन है कि इट डिपेंड्स ऑन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आप जानते ही हैं, मोलर मास। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, वैलेंसी फैक्टर से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वैलेंसी फैक्टर। और ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, तुम जानते हो वेरिएबल होता है ये। तो वो कह रहा है कि बोथ ए और आर आर करेक्ट। हाँ, दोनों करेक्ट हैं। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होगा, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, डिपेंड करता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, बेटा ये भी सही है। तो इसका मतलब दोनों ए और आर क्या है, करेक्ट है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी बेटा, ए की। ये भी ठीक है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर जानते हो ना, तुमने सबके लिए निकाला होगा। एसिड के लिए आपने निकाला था बेसिसिटी, ठीक है ना। और एसिड के लिए आपने बेसिसिटी, बेस के लिए आप निकालते हो एसिडिटी, सबके लिए अलग अलग होता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48। ये भी एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको। देखो बड़ा इजी सवाल है ये भी। केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो एक केमिकल रिएक्शन है ये, ए बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना बेटा। ठीक है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन क्या है सही है इस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ा होगा। देखो ये केमिकल रिएक्शन है इस तरह से। ठीक है, और यहां पर सी और डी और डी, देखो ये जो आपका स्मॉल ए, बी और सी और डी है, ये इनके हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखिए क्या दे रखा है बेटा, सिलेक्ट करना आपको करेक्ट स्टेटमेंट। ए लीटर ऑफ ए कंबाइन विद बी लीटर ऑफ बी टू गिव सी एंड डी। सही बात है।
ए के अगर ए लीटर ले लें और जो बी रिएक्टेंट है उसका बी लीटर ले लें। हाँ ठीक है, देखो जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं बेटा, इनको आप वॉल्यूम की टर्म में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसकी टर्म में ले सकते हैं इनको? वॉल्यूम की टर्म में ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बेटा, सही है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, ए मोल ऑफ ए के ए मोल है, और देखिए बी मोल ऑफ, ये जो बी मोल है ये बी के हैं, ठीक बात है। क्या बना रहे हैं ये? सी एंड डी बनाते हैं, तो ये भी बात भी ठीक है बेटा, ये भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे क्या है देखो, ए के मोल और एम में क्या होता है इसका, एम ए का मतलब है ए का मोलर मास ग्राम में, ठीक है ना। अगर मोल को मोलर मास से आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, बी के जो मोल हैं ये वाले, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बोलो? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। आप जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है बेटा, मास अपॉन, क्या होता है बोलो, मास अपॉन मोलर मास। और अगर कभी आपको मास को कन्वर्ट करना हो मोल में, तो मोल में मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा, मोलर मास की। तो ऐसे ही तो कर रखा है इसने, देखो यहाँ पर यही कर रखा है इसने, तो यानी कि ये भी करेक्ट है बेटा, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ, नंबर फोर्थ ऑप्शन को देखिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन विद बी मॉलिक्यूल ऑफ बी टू गिव सी एंड डी, ये भी ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ए मॉलिक्यूल ऑफ ए के ए मॉलिक्यूल बी के बी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो सी डी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी हैं स्टेटमेंट, ये सारे करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, खड़ा जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था आपका स्टोक्योमेट्री से, किससे था ये, स्टोक्योमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 49। जी 49 है, देखिए ध्यान से देखेंगे इसको। वो कह रहा है आवोगाद्रो नंबर एन ए, एन ए जानते हो, आवोगाद्रो नंबर क्या होता है आप जानते हैं बेटा, एन ए बराबर क्या होता है, 6.0, बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 23 होता है, ठीक है, इतना होता है। आप जानते हैं आवोगाद्रो नंबर क्या होती है, बोलो क्या होती है बेटा, आवोगाद्रो नंबर क्या होती है? हुँ? एक मोल कार्बन में कितने पार्टिकल होते हैं, एक मोल, एक मोल कार्बन में कितने पार्टिकल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, बोलो आवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक आवोगाद्रो की वैल्यू ये है जो कि आप जानते ही हैं, उसको चेंज कर दिया गया है इतना बेटा, इतना चेंज कर दिया गया है। तो वो कह रहा है कि मास निकालो बेटा, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन बिकम्स, कितना हो जाएगा अगर आवोगाद्रो को चेंज करके, ये तो हमारी आवोगाद्रो होती है बेटा जानते हैं, और इसको चेंज करने के बाद में क्या होगा, तो अगर हम इसको चेंज कर दें, ठीक है ना, तो चेंज करने के बाद में उसने इसको कर दिया गया है 6.022 इंटू 10 की पावर 20, क्या है बेटा ये 6 है, ठीक है, इतना है 26 ये शायद मोल है। तो मास आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं मास ऑफ वन मोल कार्बन कितना होता है, जरा बताओ। एक मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब इसको देखो, तो एक क्या निकलवा रहा है, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन में निकालना है, तो इसको निकालेंगे बड़े आराम से बेटा, 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये जो है आपकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, जो आवोगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 26, ये जो नई वाली है, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद में कितना आंसर आएगा बेटा, कैलकुलेट करने के बाद में कितना आंसर आएगा,
बोलो। नई वाली कितनी देर की है? 20 है शायद, मेरे को लग रहा है 20 होना चाहिए था, है ना? तो जो 20 वाली है वो ऊपर आएगी बेटा, 20 वाली ऊपर आएगी और 23 वाली नीचे आएगी। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा आंसर, इसको कैलकुलेट कर लो, वही आएगा बेटा इसका आंसर। 12 kg के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका आंसर, बोलो? 12 kg के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा बोलो? 12 kg के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको देख लेना, ये 10 की पावर 20 है या 26 है, ठीक है? देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, आवोगाद्रो इतनी होती है बेटा, चेंज कर दिया गया इसको। तो आवोगाद्रो होती क्या है? एक मोल, जो एक मोल कार्बन होता है ना बेटा, एक मोल यानी कि कार्बन से इसको कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का मतलब 12 ग्राम होता है। और आवोगाद्रो की डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए कि आवोगाद्रो क्या होती है कि अ, एक मोल कार्बन में कितने पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं हम? आवोगाद्रो बोलते हैं, बस। तो अगर मास ऑफ 1 मोल कार्बन आपको निकालना है ना, इससे निकाल लेंगे बस। इसको कैलकुलेट कर लेना आप आराम से, देखो कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है? जो भी आपकी चेंज हुई है उसको डिवाइड कर दीजिए, जो रियल आवोगाद्रो नंबर होती है 12 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके, तो उसका आंसर ही आ जाएगा। 49 के बाद में 50 देखिए। 50 आंसर क्या, 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मोनोवेलेंट मेटल इज। मोनोवेलेंट का मतलब क्या है? कोई ऐसी मेटल है जिसके ऊपर +1 चार्ज है बेटा। क्या बोलो? +1 चार्ज है। और उसका मोलिकुलर मास कितना दे रखा है बोलो? उसका मोलिकुलर मास यानी कि अणुभार आपको कितना दे रखा है? उसका मोलिकुलर मास, अणुभार कितना दे रखा है? 32.7 दे रखा है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि मोलिकुलर इक्विवेलेंट मास ऑफ मोनोवेलेंट इतने इतने मोलर मास ऑफ इट्स क्लोराइड इज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मोनोवेलेंट, अच्छा मोनोवेलेंट का मतलब है कि जिसके ऊपर एक ही प्लस हो, ठीक है ना, जिसकी वैलेंसी क्या हो? 1 हो, उसका इक्विवेलेंट मास आपको इतना दे रखा है बेटा। ये इक्विवेलेंट मास दे रखा है, ठीक है? 22.7। तो मोलिकुलर मास ऑफ क्लोराइड बता रहा है। तो देखो क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? क्लोराइड -1 होता है और बेटा एम क्या होता है? प्लस है। तो इसका मतलब ये हुआ वो MCl की बात कर रहा है बेटा। तो मोलिकुलर मास कैसे निकाल लोगे भाई? इसका आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में कितना, 32.7। और Cl का आप जानते हो बेटा कितना होता है? 35.5। इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा बोलो? इसको ऐड करिए, और ऐड करने के बाद में इसका आंसर क्या आएगा आप देख के बताइए बेटा। इसका आंसर आ जाएगा आपका, पहले ही आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, 68 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 68 पॉइंट आ जाएगा, ठीक? इजी क्वेश्चन था। 50 के बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है बेटा। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने हैं इन सभी में। तो देखो, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, पढ़ा होगा आपने ना, नंबर ऑफ एटम बराबर निकालते थे मोल मल्टीप्लाई अवोगाद्रोस और एटोमिसिटी, ठीक है ना? क्या निकालते हैं इसको? एटोमिसिटी बेटा। यहां पर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने एटम प्रेजेंट हैं उसमें, एटोमिसिटी, ठीक है? चलिए, तो देख लो, इस वाले फॉर्मूले से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ निकाल लो। तो ऑक्सीजन एटम की किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की निकालनी है। तो इसमें तो देखो एटोमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है बेटा? 1 है। इसमें ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है? 5 है बेटा। इसमें ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है बेटा? 3 है। और इसमें कितनी है एटोमिसिटी बेटा ऑक्सीजन की? 2 है। ये 2 है, ठीक है? तो इनमें सबके मोल निकालने पड़ेंगे आपको। पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आराम से कैलकुलेट करिए, ठीक है? मोल निकालने का आपका फॉर्मूला पता ही है, ठीक है? जैसे 10 मिलीलीटर है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना? तो इसको भी 12 इसको भी मोल में कन्वर्ट करिए,
तो सबका मोल निकालने के बाद में आप जो है क्या करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा बेटा। पहले सबके मोल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बोलो? मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, इसका तो मोल दे ही रखा है आपको। तो जैसे इसमें निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ एटम इसमें निकालोगे तो देखो मोल कितने दे रखे हैं, 0.1 है। इसी तरह से चेक करने पड़ेंगे। आवोगाद्रो को ऐसे रहने दीजिए, ये तो फिक्स रहेगी सबके लिए। और एटोमिसिटी कितनी होगी, यहाँ पर 5 आ गई। तो ऐसे चेक कर लेंगे आप। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई इसमें कर देना। ऐसे ही इसमें देख लो, इसके भी निकाल लेना आप। नंबर ऑफ, इसके मोल कैसे निकालोगे? मोल निकालने का फिर देखो नंबर दे रखे हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो इसके मोल कैसे निकालोगे? नंबर, इसके मोल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 12 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये याद करो, और 4 और इसको डिवाइड करेंगे किससे बोलो? आवोगाद्रो से। आवोगाद्रो नंबर हो जाएगी Na, और मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर क्या बोलो? Na, और मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम कितने ऑक्सीजन के बेटा, तो हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा, ये मोल निकालने का फॉर्मूला होगा। यहाँ से मोल का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, नंबर अपॉन आवोगाद्रो, उससे निकाल लेंगे नाम से। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे। तो सभी में क्या करेंगे, सबको मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैलकुलेट कर लो पहले सबके, और एटोमिसिटी यही ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसमें भी ये वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, जिसमें नंबर ऑफ ज्यादा वैल्यू होगी, वही आपका ऑप्शन होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन जो आएगा ना, वो 4 आएगा बेटा। आप सबको चेक करने पड़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला सब पे लगाना पड़ेगा, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर सबके लिए लगेंगे। पहले सभी को, तो जैसे इसके भी मॉल कन्वर्ट कर लेना। तो इसके मॉल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। कितना हो जाएगा इसका, 48। तो ये मोल हो गए, ये तो मोल हो गए बेटा। मल्टीप्लाई आवोगाद्रो तो कॉमन रहेगा, और एटोमिसिटी कितनी है, 3 है। इसी तरह से सबका आप निकाल लेंगे, जिसमें भी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो 4 ही आएगा। कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन है देखिए आपका वॉल्यूम। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखिए। वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH needed for neutralization of 20 milliliter of 0.05 m oxalic acid। ठीक है, कहने का मतलब है कितने मिलीलीटर कंसंट्रेशन वाले ऑक्जेलिक अम्ल की रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं। तो जब किसी एसिड की किसी बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन। उसको बोलते हैं उदासीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, उदासीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, अच्छा इसके पूछ रहा है बेटा, NaOH का। इसके आयतन की आवश्यकता होगी, ये देख लीजिए। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा लीजिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि N, इसको बोलते हैं हम वैलेंसी फैक्टर, VF1 मल्टीप्लाई मोलरिटी मल्टीप्लाई क्या आएगा, वॉल्यूम। ये M1 आ जाएगा, ये क्या जाएगा, V1 आ जाएगा। ये किसके लिए हो गया, NaOH के लिए। और एसिड, एसिड क्या है आपका, ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये डाइप्रोटिक है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वैलेंसी फैक्टर है, तो इसके लिए भी क्या होगा, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर और M मोलरिटी और वॉल्यूम। तो ये हमें पूछ रहा है, देख लो। तो निकाल लेंगे यहां से आराम से। इसके लिए NaOH के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बोलो, देखो बेस है, एक ही OH देगा आपको, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा। तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, 1
मल्टीप्लाई मोलिटी आपको दे रखी है 0.1 m, 1 लिख लो यहाँ पर, और वॉल्यूम आपको निकालना ही है, सी का वॉल्यूम तो निकालना है आपको। और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना बेटा 2 है, इसकी मोलिटी कितनी है देखो 0.05, और वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका आपको 20 दे रखा है। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, एनओएच का वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा। तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो आराम से, कैलकुलेट करिए। देखो यहां से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां से आप V1 को निकालेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको सोल्व करोगे तो 20 मिलीलीटर के करीब ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको सोल्व करने के बाद में V1 को निकाल लेना, और इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 20 के आसपास आंसर आ जाएगा। यहां से निकाल लेंगे V1 बराबर इसको आराम से, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो 53, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट है ना। चलो देखते हैं, पढ़िए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, 1 मोल में गैस में, 1 मोल एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर पार्टिकल। 1 मोल गैस जो होता है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, वो क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल मास। नहीं, ये तो बात गलत है। देखो ये बात गलत है भाई, 1 मोल कोई भी गैस है बेटा, उसका मास कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका आएगा स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड आ जाएगा बेटा। क्लियर है, चलिए इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 53। ये हो गया हमारा, हाँ ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट है। यहाँ एक्स की वैल्यू इसकी बतानी है आपको, कितनी होगी, जरा कैसे निकालेंगे इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो बड़ा आसान काम है इसका। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप मास निकाल लीजिए बेटा, दोनों का मोलर मास निकाल लीजिए। और चलो दोनों का मोलर मास निकालिए। यहाँ जो x की वैल्यू है ना, आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो देखो बड़ा आसान है, एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, Na2SO4 डॉट XH2O। ये वाटर के क्रिस्टल होते हैं, सोडियम सल्फेट है ये। तो पहले निकालते हैं हम, देखो सबसे पहले मास निकालो, मोलर मास, मोलर मास ऑफ Na2SO4 निकालो पहले तो। ठीक है, कितना आएगा जरा बताओ। सोडियम का कितना होगा बेटा 23, 23 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए। सल्फर का कितना होगा बेटा 32, प्लस कितना होगा ऑक्सीजन का होगा, एक का कितना होगा 16, 4 का कितना होगा, 4 का हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 46, 32 और 64, इसका सम करिए। ठीक है, ऐसे ही आप मोलर मास निकालो किसका, ऐसे ही मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ Na2SO4 डॉट XH2O का, इसका भी निकालो बेटा। तो इसका भी मोलर मास अगर आप निकालोगे तो इसका मोलर मास सोडियम सल्फेट का अगर आप ऐड करोगे तो 142 आएगा बेटा। कितना आएगा इसका, 142 आएगा। और इसका कितना आएगा, देखो इसका तो 142 है, और वाटर का कितना आएगा बेटा 18 आएगा। तो ये हो जाएगा 142 प्लस 18x हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये आएगा।
अब आपको क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कंटेन 50% H2O बाई वेट, यानी कि ये वेट बाई वेट है इसका बेटा, H2O का, ठीक है ना। 50%, 50% का मतलब कितना हो गया, मतलब आधा हो गया बेटा। हम्म, आधा हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो तो इसको सोल्व करेंगे, 142 प्लस 18x, ठीक है, 142 प्लस 18x, और 50% का मतलब यहाँ 2 हो गया और यहाँ होगा 18x। ये तो यहां से अब क्या निकाल लेंगे आप, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा आप, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से x बराबर आपका 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, आइए। ये तो हो गया था 53 और 50, नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहा है बेटा। चलिए इसमें देखते हैं प्रतिशत मात्रा, अच्छा प्रतिशत प्योरिटी का सवाल है। तो इतने ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, एक सैंपल है, ठीक है ना, ऐसे लिखिए इसको, 4 ग्राम सैंपल है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि क्या है, इम्प्योर है, क्या बोलो, इम्प्योर है, ठीक है। चलिए, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, HCl के साथ में कराते हैं। चलो, तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराओ, किसके साथ बोलो, HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ कराओ इसकी रिएक्शन। तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस और क्या बनेगा बोलो, रिएक्शन अगर इसकी कराएंगे हम तो क्या बनेगा बोलो, इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे बेटा, तो रिएक्शन करने के बाद में ये बनेगा आपका, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, और बेटा CO2 गैस निकलेगी, और साथ में वाटर भी निकलेगा ना, ये देखो ये रिएक्शन होगी पहले। तो इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करते हैं पहले। तो देखो वाटर में हाइड्रोजन का आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस होगी हमारी। स्टोक्योमेट्री हमें यहाँ पर क्या है, मिल चुके हैं, देखो स्टोक्योमेट्री हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ये देखिए, देखिए ये स्टोक्योमेट्री, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो आपको इतने ग्राम दे रखी है ना, इसके मोल में कन्वर्ट कर लो पहले, सबसे पहले CO2 के मोल कन्वर्ट करो बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, CO2 के मोल कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालो मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, चलो निकालते हैं। मोल्स ऑफ CO2 निकालो पहले, सबसे पहले मोल्स निकालो इसके। मोल्स ऑफ CO2 क्या है, कितना मास दे रखा है देखो यहाँ पर, 0.88। इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, वो कितना होता है, 44 होता है। तो ये आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे बेटा, कितना आ जाएगा बोलो, 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.22 मोल आ जाएगा बेटा, ये आ गया इसके मोल। और क्या कोई कोई मास दे रखा आपको, और नहीं दे रखा कुछ भी बेटा। तो अब क्या करेंगे देखो, CO2 के मोल आपने निकाल लिए हैं, तो CO2 के मोल की मोल से आप क्या निकाल लेंगे, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लेंगे, स्टोक्योमेट्री के कंसेप्ट से निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये तो इम्प्योर है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट के प्योर के मोल निकाल लो बेटा, इधर निकाल लेते हैं ना, इधर ही निकालेंगे देखो। तो स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो, एक कितने मोल है इसके CO2 के बेटा, देखो एक, अगर हम स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बन रहा है CO2 का, 1 मोल बन रहा है,
या 1 मोल CO2 से क्या बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो दोनों की स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों के मोल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम मोल्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कितने होंगे, बिल्कुल उतने होंगे बेटा। और वैसे मैंने आपको मोल रेशो बता रखा है निकालना, मोल रेशो से आप निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कितने हो जाएंगे बेटा, 0.22 आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे। अब आप निकालेंगे मास बेटा, क्या निकालेंगे, मास। मास को क्योंकि मास ही पूछ रहा है ना उसमें, तो क्या व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की, कितना कैल्शियम कार्बोनेट इसमें प्योर है। तो मास निकालो इसका, मास ऑफ प्योर, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा। तो मोल तो आपने निकाल लिए, 0.22 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने की बेटा, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास की। मोलर मास कितना होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बोलो, मास में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो मास में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा, तो बस यहां से ये प्योर मास आ जाएगा इसका, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा। तो परसेंटेज देखो बेटा क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी का फॉर्मूला होता है प्रतिशतता का, प्योर मास यानी कि मास ऑफ प्योर, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कौन से वाला, ये वाला। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ये जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है 4, ठीक है ना। इम्प्योर मास ऑफ सैंपल, या मास ऑफ क्या लिख देंगे, मास ऑफ इम्प्योर, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और परसेंटेज है तो बेटा 100। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में जो आंसर लगभग इसका आएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका लगभग 80% के, 50% के आसपास वाला आंसर आएगा इसका, ये वाला आ जाएगा 50%, ठीक है ना। क्लियर है, इस वाली वैल्यू को यहां पर रख देना, जो आपने प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नीचे रख देना, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा नीचे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये लगभग 50% के आसपास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, केमिकल रिएक्शन लिखो और बैलेंस करो बेटा। और जो भी मास दे रखा है तुम्हें बताइए, मोल वाले चैप्टर में मास को किस में कन्वर्ट करो, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, 1.61, 1 पॉइंट क्या है बेटा, ये 61 ग्राम Na2SO4 इंटू क्या दे रखा है, इंटू 10H2 ये दे रखा है, देखो ये फॉर्मूला आपका, इतने ग्राम, यानी कि इसका जो कंपाउंड है बेटा, इसका मास दे रखा है आपको। सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन, इसका मतलब ये है इसमें ऑक्सीजन एटम निकाल लो पहले आप, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई नंबर किसी के बने, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आप निकाल लीजिए बेटा, किसके अंदर, इसके अंदर जो क्वेश्चन में है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के एटम निकालने जब इसमें, तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला आएगा, गिवन मास आपको दे रखा है इतना 161, और इसका मोलर मास आप निकाल लीजिए, ठीक है, तो मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1.61 ये इसका मास है। मोलर मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने का फॉर्मूला होता है मोल, तो मोल मास हो गया ऊपर ये तो, और नीचे क्या होता है याद करो, मोलर मास। तो इसका मोलर मास निकाल लो बेटा इधर, Na2SO4 का निकालो यहाँ पर देखो, मोलर मास Na2SO4 डॉट डॉट क्या है भाई, 10H2O।
अगर इसका मोलर मास आप निकालेंगे Na2SO4 डॉट NH2 का, तो क्या आएगा बेटा? 322 आ जाएगा बेटा। इसका आ जाएगा 322 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मोलर मास। कैलकुलेट निकाल कर लेना इसको, है ना, एटॉमिक मास का सम करके इसको निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 322 से। इसके इसमें निकाल लो बेटा नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकाल लो, और फिर बाकी में सब में निकालने पड़ेंगे बेटा, ऐसे ही। तो ग्राम दे रखा है, पहले मोल में कन्वर्ट करना, वही फॉर्मूला लगाने का सब। तो Na आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बोलो? मल्टीप्लाई करने के बाद में एटोमिसिटी, आप जानते हो ना, आप जानते हो कि अगर किसी के भी नंबर निकालते हैं ना, तो नंबर का फॉर्मूला होता है, नंबर बराबर मोल होते हैं बेटा, आवोगाद्रो नंबर होती है, और नंबर ऑफ एटम जब निकालते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जिसके भी आप एटम निकाल रहे हो बेटा, उसकी एटोमिसिटी। अगर टोटल एटम निकाल रहे हो तो टोटल एटोमिसिटी, टोटल एटम को आप ऐड कर दो उसको। यही फॉर्मूला होता है आपका नंबर निकालने का। सब पे लगाना बेटा, तो सबके ग्राम दे रखे हैं, मास दे रखा है, सबको मोल में कन्वर्ट करना। तो नंबर ऑफ एटम देखो, इसमें कितने आएंगे बेटा? इसमें 4 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 3 ऑक्सीजन 4, इसमें 5 आएंगे बेटा एटोमिसिटी। इसमें कितनी आएगी देखो, 4 5 6, इसमें 7 आएगी बेटा। इसमें 7 8 9 10 11, इसमें 11 आएगी। और मोल कन्वर्ट कर लेना, इसको ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेना, तो सब में एक एक करके निकालना। ठीक है, चलो भाई। तो अब क्या करेंगे भाई? बस यहाँ पर इसमें देखो टोटल आइटम कितने निकाल लो इसमें भाई, एटम निकालो इसमें। इसमें टोटल एटम निकालो, 2 तो सोडियम है भाई, 2 एक सल्फर है, और 4 ऑक्सीजन है, और भाई क्या है इसमें, देखो क्या निकलवा है, किसके नंबर ऑफ, अच्छा ऑक्सीजन एटम की निकलवा रहा है, तो केवल ऑक्सीजन एटम कितने हैं इसमें देख लो, 4 तो यहाँ पर है। और बेटा 4 10 चौक 40, 40 और 44 हो गए बेटा, 44 है, मतलब 44 ऑक्सीजन है इसमें बेटा। कितनी ऑक्सीजन है बोलो इसमें? 44 ऑक्सीजन है, 44। ठीक है, तो इसमें 44 ऑक्सीजन है भाई। कितनी ऑक्सीजन है? 4 और 10, 4 और 10। H2SO4 था क्या है भाई? SO4 है, ये SO4 10H2O है। अच्छा 10H2O है, 10H2O है, सॉरी, ये 10H2O है, ये 10H2O है। तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी और 10 यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगी, तो बेटा कितने हो जाएंगे? 14 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये आ गया, ये। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जब इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो बस इसी के बराबर जो भी इसमें आ जाएगा उसी पे निशान लगवा देना। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में आप देखोगे कि इसमें जो आंसर आएगा ना, वो थर्ड वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड वाला, इसमें आ जाएंगे, इसके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना, बात आएगी ना समझ में? क्या करना आपको, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इतने में, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लो, ये आ गया, इतना फॉर्म ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले सबसे पहले मास को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? मोल में कन्वर्ट करोगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के बाद में आवोगाद्रो तो फिक्स है, एटोमिसिटी ये आपको लिख दी है, तो जो भी इसके इक्वल आ जाएगा आंसर, वही क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा। उसी में ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो थर्ड आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा, आ जाइए। वो कह रहा है कि बेटा दो एटॉमिक एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, और 20 एंड 40 एटॉमिक वेट, यानी कि 2 एलिमेंट है, जैसे ए है और बी है, इनका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है? देखो एटॉमिक वेट कितना दे रखा है इसका, ए का दे रखा है 20, और इसका दे रखा है क्या बोलो? 40, 40 दे रखा है। ठीक है ना, वो कहता है कि इफ एक्स ग्राम ऑफ ए के कितने ग्राम दे रखे हैं बेटा? एक्स दे रखे हैं। ठीक है ना, एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन वाई एटम, तो हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी? ठीक है, तो वाई आ जाएगा इसका आंसर, तो बेटा क्या आ जाएगा इसका? वाई आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो थ्योरेटिकली सवाल है, बिल्कुल इजी होता है ना। 58 का देखो, वो कह रहा है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट। ठीक है ना, किसके लिए? लिथियम के, हीलियम के लिए और लिथियम के लिए। तो एक इसका फॉर्मूला होता है बेटा टाइम पीरियड के लिए।
एक तो हीलियम है, तो टाइम पीरियड को टी मान सकते हो, और ये हो जाएगा हीलियम। और हम क्या करेंगे इसको, देखो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, पी एल आई, ये दो दे रखे हैं, इनका रेशियो निकल रहा है टाइम पर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका होता है एन की क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है ना, एन की क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एन की क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ये होगा इसका टाइम पीरियड। नीचे आ जाओ, लिथियम के लिए टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू रख लो यहां पर, देखो फॉर्मूले को याद कर लेना आप, इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना। चलो, तो एन एन का मतलब क्या, एन हीलियम के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की 3 हो जाएगा बेटा। जेड कितना होता है हीलियम का बेटा, 2 होता है। और लिथियम के लिए एन की वैल्यू, लिथियम के लिए एन की वैल्यू क्या होगा, नहीं नहीं, देखो देखो ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना है आपको। ये देखो, इसको क्या करना है तुम्हें, ये देखिए, एन का मतलब क्या, लिथियम के लिए किसके लिए पूछ रहा है जरा, लिथियम की, वो पूछ रहा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अच्छा, हीलियम की सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, हीलियम का 2 ही होता है बेटा, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा नीचे। फिर पूछ रहा है फोर्थ, यानी कि इसके लिए फोर्थ आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और जेड कितना होता है, लिथियम का 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर। तो बस जब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, ये ये आ जाएगा आपका लगभग 9/32 आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे आप, बाकी तो कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो, ये बचेगा बेटा 9/32। तो इस फॉर्मूले को याद रखना बस, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे आप, बड़े ध्यान से देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। कैसे करेंगे इसको, तो एनर्जी के लिए आपको देखना पड़ता है एन प्लस एल रूल। क्या देखते हैं बोलो, एन प्लस एल रूल देखते हैं, ठीक है। और एल आपको पता ही है, एस, पी, डी और एफ, इनके लिए एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3, ये होती है, ठीक है, ये होगी बेटा। तो सबके लिए आप देख लो यार एन की वैल्यू, तो सबके लिए एन प्लस एन निकाल लो, ठीक है। तो इसमें देख लेना, जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, सबसे अधिक आएगी बेटा, एन आपको दे रखे हैं, एल आपको दे रखे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, तो मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम होगी, उसके लिए एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई होगी, उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बस। और अगर एन प्लस एल क्या हो जाए बेटा, सेम आ जाए किसी के लिए, तो सेम के लिए फिर क्या देखोगे, एन देखोगे, एन की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि दो के लिए एन प्लस एल क्या हो जाए बेटा, सेम आ जाए, तो जिनके लिए एन प्लस एल क्या होगी, सेम आ जाएगी ना, तो उनमें क्या देखेंगे हम, उनमें देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे, एन, एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन सब के लिए आप एन प्लस एल निकालो, ठीक है। एन आपको दे रखा है, एल आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है बेटा, तो आप निकाल के देख लो इसका आंसर क्या आएगा, 59 का आप देख लो फिर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखिए क्या आएगा इसका, सबके लिए अगर आप निकालोगे तो शायद थर्ड आएगा बेटा, इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड आएगा, 59 का आएगा बेटा सेकंड, 59 का, ऐसे निकाल के देख लीजिए आप, एन प्लस एल 5 आ रहा है, तो इसकी तो सबसे ज्यादा आ रही है बेटा, देखो एन प्लस एल देखो निकाल के देखो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे आगे आएगा,
है ना, सबसे आगे आएगा। तो सेकंड वाला देखो कहाँ रहा है, n+l। कौन से ऑर्डर में? बढ़ते क्रम में कब आ रहा? बढ़ते क्रम में आ रहा, तो बिल्कुल ठीक है, बढ़ते क्रम में आ रही, यानी कि सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा। 59 का आंसर हो जाएगा आपका, 59 का हो जाएगा सेकंड। हम्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फर्स्ट नहीं नहीं यार, तो नहीं है। यही आएगा, यही आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब, इसका ये नहीं मतलब इन सब के लिए निकालना है आपको, है ना, अलग अलग करके, तो वो सेकंड ऑप्शन बैठेगा आपका। एक एक करके निकालते रहो सबके लिए, ठीक है ना। इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, ठीक है। और देखो यहाँ तो n बराबर 5 है, l बराबर 0, तो इस तो पता ही है, यहाँ दो n बराबर दोनों पॉजिटिव में वैल्यू, तो इसका मतलब ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका। चलिए सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड 59 का सेकंड हो जाएगा, n+l से निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 3, l बराबर 2 होते हैं इन आयरन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव n बराबर 3 और l बराबर 2। चलिए, तो आयरन के लिए निकाल लो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n बराबर 3 और l बराबर 2 होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। हम्म, बड़ा सिंपल सी बात को बड़ा उसमें लिख दिया उसने, है ना। तो आयरन के लिए देखो, आप आयरन के लिए आप लास्ट में क्या आएगा, 3d6 आएगा बेटा। क्या आएगा बोलो, 3d6। तो 3d6 के लिए n बराबर तो 3 है, आपको पता ही है। और l बराबर क्या है बेटा, l बराबर इसके लिए पता ही है आपको क्या होता है, 2 होता है d के लिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है आप सब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अरे d में कितने भाई, 6 ही तो है, तो 6 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है, थर्ड हो जाएगा इसका 60 का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर पर आ गए हम 61 बेटा। क्या करा देखो 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, ठीक है, कौन सा इसमें सही नहीं है। इन पोटेशियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एल बराबर 1 इज 12, पोटेशियम में। अच्छा, पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल बराबर 1 के लिए, देखो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम के होता है, उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, आप जानते ही हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, पोटेशियम का कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पोटेशियम का क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो बेटा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ए बी सी, एल बराबर 1 के लिए क्या 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1, होगी कहानी खत्म। नॉट फॉल्स, कौन सा फॉल्स नहीं है, एल की वैल्यू 1 है। इन पोटेशियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एल बराबर 1, एल बराबर 1, ठीक है, ये भी ठीक है। पहला ऑप्शन तो ठीक है बेटा, इज नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं। अच्छा, नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं है। हम्म, ठीक है, ये तो ठीक है बेटा। द वैल्यू ऑफ एल जीरो फॉर ए स्पेरिकल ऑर्बिटल, हाँ ये भी ठीक है, नॉट, नॉट फॉल्स, ये भी ठीक है। इसके लिए स्पेरिकल नोट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन बराबर 5 और एल बराबर 2 इज 10, हाँ ठीक है भाई, ये भी ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। 61 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62। तो देखो तरंग दैर्घ्य का आपको फॉर्मूला याद है ही, वो कह रहा है, एक तो आपका हीलियम एटम है बेटा, बाल्मर सीरीज, तुम्हें पता ही है। लाइमन पहले क्या होती, लाइमन होती है, उसके बाद में क्या होती है, पाशन होती है, लाइमन है, ठीक है ना, उसके बाद पाशन है, उसके बाद बाल्मर होती है, ठीक है ना। तो ये सीरीज होती है, और लाइमल बाबर पाशन, उसके बाद में क्या होती है, ब्रैकेट,
उसके बाद पीफोन्ड, उसके बाद हम्फ्रे वगैरह ये होती है। तो एक N1 की वैल्यू क्या होती है, तो वो कौन सी सीरीज है, बालमर है, तो बालमर का मतलब क्या है, N1 की वैल्यू कितनी होगी, N1 बराबर होगी आपका 3 होगा बेटा, ठीक है। और लाइमन स्टार्ट होती है कहाँ से, 2 से, ये 3 से स्टार्ट होती है, और ये कहाँ से होती है बेटा, 4 से होती है, ठीक है ना। लाइमन, लाइमन, पाशन और बालमर, बालमर होती है कहाँ से, बालमर होती है 4 से स्टार्ट होती है। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन, पहली लाइन की निकालनी है, ठीक है ना, बालमर के लिए, हीलियम के लिए। और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है बेटा इन्फिनाइट, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है इन्फिनाइट, जिसको लिमिटिंग लाइन कहते हो, क्या कहते हो बोलो, लिमिटिंग लाइन कहते हो, आराम से निकाल सकते हो इसको, लिमिटिंग लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो निकाल लो बेटा, दोनों का रेशो निकाल लो लैम्बडा का। क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो इसका फॉर्मूला लगाओगे आप, रेशो निकालोगे लैम्बडा एच ई प्लस, और लैम्बडा किसका निकालने, एल आई, एल आई, और यहाँ आ जाएगा +2, ये आ जाएगा +2। फॉर्मूला लगा दीजिए अब यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप दोनों का। क्या होगा, देखो ऊपर देखो, आर जेड स्क्वायर, जेड कितना होगा हीलियम के लिए आपको पता ही है, 2 होगा, 2 का कितना हो जाएगा, 4 कर देना, यहाँ आ जाएगा 1/N1, 1/N2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा सब कुछ, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी जेड स्क्वायर आएगा, देखो 1/N1 -1/N2 का स्क्वायर, N1 और N2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर में होते हैं। तो बस यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लो, ठीक है ना, N1 की वैल्यू रख लो किसके लिए, हीलियम के लिए, ठीक है, और N2 के लिए रख लो, N2 क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी, और फर्स्ट लाइन आपको पता ही है, बालमर के लिए क्या होगी, लाइमन की 2 से होती है, लाइमन पाशन की 3 से होती है, और बालमर की 4 हो जाएगी, तो ये सब वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो इसका रेशो आ जाएगा बेटा, इसका रेशो लगभग 30, इसका रेशो आ जाएगा आपका बेटा लगभग, सोल्व करने के बाद में जो रेशो आएगा इसका 16x/7 आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे सीधा, ये वैल्यू रख देना बस यहाँ पर, ठीक है ना। N1 आपको पता ही है क्या रखना है, N1 क्या रखनी है, बालमर के लाइमन, लाइमन, पाशन और बालमर, ये होती है, आपको रख लेना, लाइमन सीरीज, पाशन सीरीज, बालमर सीरीज, ये सब होती है, इसकी वैल्यू रख लोगे, सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए भाई, ये क्या है जी, कंपेयर द रेडिएशन ऑफ टू कंपेयर द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन इवन विद वेवलेंथ 800 दे रखी है, इसकी इतनी दे रखी है बेटा, तो कंपेयर करो, तो कोई बात नहीं, एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो, आप जानते ही क्या होता है, ई बराबर, लैम्बडा दे रखा आपको, तो ई बराबर, देख लो, ई बराबर, ई वन बराबर क्या होगा, ई वन बराबर हो जाएगा NSC अपॉन लैम्बडा 1, और E2 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला NSC अपॉन लैम्बडा 2, ये होगा, ये रख दो बेटा, इनकी वैल्यू रख दो, और इनको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा आराम से, 63 है ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो SC से SC कट जाएगा, रेशो निकाल लो दोनों का, ठीक है ना। तो रेशो करेंगे, देखो ये तो कट जाएगा, नहीं वाला सब कट जाएगा यहाँ से, तो जब E1 E2 का रेशो निकालोगे, तो लैम्बडा
2 अपॉन लैम्बडा 1 हो जाएगा, ये खत्म। वैल्यू रख दो, यहाँ पर दे रखी है लैम्बडा की, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। इनको आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखने के बाद में आप देखेंगे लैम्बडा ये इतनी है, लैम्बडा 2 कितनी है ये, और नीचे आ जाएगा 800, ये कट गया भाई, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखो E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए आपको, E2 बराबर हो जाएगा आपका 2E1 हो जाएगा। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू E1 हो जाएगा। यहां से देखो आराम से, सिंपल सवाल था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, खड़ा हो जाएगा बेटा। सिंपल फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में, एच प्लांक कॉन्स्टेंट, ये तो कट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू वगैरह रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये दे रखिए वेवलेंथ, तो बस सीधा सा ये आ जाएगा, इनकी वैल्यू रख लीजिए आप, ठीक है। आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 64, तो 64 क्वेश्चन है। यहां देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम देखो ये, अगर 64 क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको लगेगा मास वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से पढ़ो। द मास ऑफ पार्टिकल, मास दे रखा है आपको इतना ग्राम में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, केजी में कन्वर्ट कर लेना बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और जी क्या निकलवा रहा है इसमें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हाइजेनबर्ग का, आपने पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर क्या होता है, याद करो, एच अपॉन 4 पाई होता है, ये आप जानते हैं। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है बेटा, क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होती है। पाई की वैल्यू आप 3.14 रख लेना, ठीक है। और डेल्टा एक्स आपको निकलवा रहा है, डेल्टा पी क्या होती है तुम जानते हो बेटा, संवेग में अनिश्चितता, ठीक है ना, या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये अनसर्टेनिटी क्या होती है, पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो स्थिति में अनिश्चितता होती है, तो डेल्टा पी ये निकलवा रहा है आपसे, देखो इसे बोलते हैं हम स्थिति में अनिश्चितता, और इसे बोलते हैं संवेग में अनिश्चितता, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है ये, और ये अनसर्टेनिटी क्या है बोलो, मोमेंटम है। तो डेल्टा पी आप जानते हो क्या होता है, पी बराबर आप जानते हो क्या होता है, डेल्टा पी बराबर होता है एम इंटू डेल वी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें डेल एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एच अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है ना, एम डेल वी को यहाँ लिखते हैं कैसे करके, ये यहां से हम निकाल लेंगे इसको। ये सारी वैल्यू आप रख देना, ठीक है ना, एम की वैल्यू रख देना, एम कितना दे रखा है देखो, ठीक है, सब दे रखा है आपको, और वी वगैरह सब आपको दे रखा है। यहाँ पर आप ये सारी वैल्यू अगर बेटा रख देंगे इसमें, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, डेल वी आपको निकालना पड़ेगा, मास ग्राम में दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, बोलो केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, डेल वी निकाल लेना है यहाँ से। डेल वी कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से डेल वी क्या दे रखा है आपको, डेल वी दे रखा है आपको कितने परसेंट अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या है कि 0 ये जो डेल वी कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल देता हूँ। डेल वी का मतलब हो गया कि 0.0001% का मतलब 100, ये होगा। तो ये होता है 0.001% अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया। और कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको बेटा, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है, और इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 और 10⁻²। तो जब इसको सोल्व करोगे तो डेल वी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल वी आ जाता है लगभग हमारा, जो भी वैल्यू आती है इसको सोल्व कर लेंगे, 10⁻14 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगी। 10⁻14 के आसपास आ जाएगी ये, मीटर पर सेकंड पर, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो ये दे रखा है, ये मास दे रखा है, तो इस मास को भी ग्राम में दे रखा है, इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेना बेटा। 10⁻10 है, उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 10⁻31 kg, ये होगा। तो अब आपको सारी वैल्यू मिल गई। एच की जगह आप इसको रख देना बेटा, पाई की जगह ये रख देना आप, एम की जगह ये रख देना, डेल्टा भी आपने निकाल लिया, ठीक है ना, यहां से ये वाला। तो सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 64 का आ जाएगा बेटा आपका आंसर। कैलकुलेट करने के बाद में लगभग इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.2 इंटू 10⁸ मीटर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। तो कैलकुलेशन तो तुम करोगे, है ना, बहुत टाइम लगेगा नहीं तो सोल्व करने में, आ जाएगा बिल्कुल, उसको सही से सोल्व कर लोगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। 64 के बाद में 65 आ गया। 1% वेव वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली कर दें, तो ये तो बहुत आसान है। डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन आपको पता ही है 65 में। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद ए स्पीड इक्वल टू 1%। 1% का मतलब 1/100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, चलो डी ब्रोगली जानते ही हैं, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर h/mv, ये फॉर्मूला होता है। डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है mv, ठीक है ना। mv क्या होता है जानते हैं ना, mv होता है मोमेंटम, बस। मास कितने रखोगे बेटा, मास इलेक्ट्रॉन का रख लेना, ठीक है, बस। तो बाकी सब तो कर ही लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना होगा यहाँ पर, एच की वैल्यू आप रख लेंगे यहाँ पर। मास कितना है, मास आप इलेक्ट्रॉन का रख लेंगे, कौन से वाला, 9.1 इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे इंटू 10⁻31 kg रख लेना, ये तो मास हो जाएगा। v निकालो बेटा, v क्या है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा 1%, 1% का मतलब जानते हो, 1% का मतलब हो जाएगा बेटा 1/, क्या हो जाएगा, 1% का मतलब है 1/100, ठीक है ना। 1% का मतलब क्या है, 1/100। तो v आप निकाल लेंगे यहां से 1/100 मल्टीप्लाई 100, 1% का मतलब यही है। और कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी होती है वैसे लाइट की आपको पता ही है, 3 × 10⁻, ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है, बस। इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ चिपका देना, लैम्बडा आ जाएगी। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में 65 का जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा हमारा थर्ड आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। देखो वगैरह की जो लाइट की जो स्पीड है ना वो 1%, ये तो 1% का मतलब तुम जानते हो बेटा 1/100, और बाकी तो आप स्पीड जानते हो लाइट की, ये होती है, बस ये इक्वेशन होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ जाएगा, सोल्व मीटर में आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नंबर ऑफ विजिबल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन। अच्छा विजिबल, विजिबल लाइन में क्या जानते हो, विजिबल में क्या होता है, जो विजिबल, विजिबल में कौन सी होती है बेटा, विजिबल में होती है बाल्मर, नहीं लाइमन, हाँ विजिबल में बाल्मर ही होती है बेटा, बाल्मर सीरीज होती है। और बाल्मर सीरीज के लिए एन की वैल्यू क्या होती है जानती है यहाँ, बाल्मर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, बोलो, एन की वैल्यू 2 होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो बाल्मर के लिए अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्बिट होगी, ये सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी। ये n बराबर 1 मान लो, ये n बराबर 2 मान लो, ये n बराबर 3 मान लो, ये n बराबर 4 मान लो, ये n बराबर 5 मान लो, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है मान लीजिए। तो वो क्या करा बेटा, वो करा फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट में,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, किस में आता है, विजिबल लाइन। तो विजिबल लाइन बतानी, विजिबल लाइन का मतलब ये है, विजिबल लाइन का मतलब है बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज का मतलब है बेटा कि एन की जो वैल्यू है वो क्या है बोला, एन बराबर कितनी है, एन वन बराबर आपकी टू है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। तो देखिए 5 से एक तो आएगी, टू में आएगी, यानी कि यहाँ की बात हो रही है, बाल्मर की बात हो रही है ना, टू की बात हो रही है, तो यानी कि टू में, फिफ्थ से आप टू में आएंगे बाल्मर, क्योंकि विजिबल में कौन सी होती है, बाल्मर होती है बेटा। और बाल्मर का मतलब होता है उसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, बाल्मर के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी बोलो, टू हो जाएगी बेटा, एन बराबर टू होती है। तो बस इसको कर लें। तो एक तो फिफ्थ में से यहाँ जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी, एक फोर में से यहाँ जाएगी बेटा, एक यहाँ से यहाँ जाएगी, टोटल कितनी लाइन बनेगी बोलो, थ्री बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन बराबर फोर। तो ऑर्बिटल कौन सी बताती है, ऑर्बिटल कौन सी क्वांटम नंबर बनाती बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एम बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर, अगर एन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है एन बराबर। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब एम निकालने हैं, तो बस ये होता है फॉर्मूला, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। अब अगर हम 68 की बात करें, कैलकुलेट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ फोटोन हैविंग इतनी एनर्जी, तो फोटोन की कितनी होगी। ठीक है भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 68, कैलकुलेट द वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, एनर्जी इतनी दे रखी है, तो एक फॉर्मूला होता है एनर्जी और वेवलेंथ वाला, उसे लगा दीजिए बेटा। एनर्जी और वेवलेंथ वाला एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है ना। 68, 68 की अगर हम बात करें, तो एनर्जी और वेवलेंथ वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, एस सी अपॉन लेमडा, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला होता है, उसको आप लगाइए देखो। क्या होता है, वेवलेंथ और एनर्जी वाला, ई बराबर आपने पढ़ा था, ई बराबर एच अपॉन एस सी अपॉन लेमडा होता है, ये वाला होता है, याद करो, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा होता है। वो पूछ क्या रहा है बेटा, वो वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लेमडा बराबर इधर कर लो, क्या दिक्कत होगी बेटा। ये लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बराबर हो जाएगा आपका, लेमडा बराबर हो जाएगा देखो, लेमडा बराबर इधर ले आइए, तो एस सी अपॉन क्या हो जाएगा भैया, ई हो जाएगा। ठीक है, एच की वैल्यू आपको पता ही है, सी क्या होता है इसकी वैल्यू आपको पता है, एनर्जी आपको दे रखी है, बस ध्यान रखना है आपको कि क्या करना है आपको, ये जो लैम्डा निकालनी है ना, ये एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो जो भी आंसर आएगा ना उसमें 10 की पावर माइनस 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। ठीक है जी, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका, बोलो, थर्ड हो जाएगा, 250 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। सही है ना, सिंपल है बिल्कुल। देखो एच की वैल्यू रख देना, सी की वैल्यू आप जानते ही हो, स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट में रख देंगे लैम्डा, लैम्डा आपको दे रखी है, तो जो भी आंसर आएगा इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर माइनस 10 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, कैलकुलेशन का वैल्यू आप रखिए, फटाफट इसको सोल्व करिए, आ जाएगा सीधा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें 69 की, तो 69 में देखिए, आप जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, एल, एल प्लस वन मल्टीप्लाई एच अपॉन फोर पाई, ये आपने टू पाई, सॉरी टू पाई, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो पी, पी की बात कर रहा है वो, थ्री पी, तो थ्री पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एस के लिए जीरो होती है, और पी के लिए क्या होता है, वन होता है, तो बस यहाँ पर रख दीजिए यार, ये हो जाएगा आपका, ये वन हो जाएगा, या वन प्लस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच अपॉन टू पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, ये हो जाएगा दो, तो ये आ जाएगा आंसर, अंडर रूट टू एच अपॉन, तो ऐसे केस में ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 69, इजी था है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डी ब्रोगली के बहुत क्वेश्चन है भाई, 70 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70,
डी ब्रोगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, डायरेक्ट लगाइए, सीधा फॉर्मूला लगेगा। एच आपको पता ही है, मास है 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे आपको पता ही है, ठीक है। मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लेना बेटा किस में, बोलो। मास को आप कन्वर्ट करेंगे किस में, बोलो। मास को इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, मिलीग्राम को, ठीक है। तो मास जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो, और फिर वी की वैल्यू आपको दे रखी है, रख देंगे सीधा, तो आंसर इसका तो फर्स्ट ही आ जाएगा बेटा। मास को कन्वर्ट करना बस, और कुछ नहीं करना। मिलीग्राम को, मिलीग्राम जो है ये है ना, एमजी छोटे वाला, मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करना और बस आंसर आ जाएगा। तो कन्वर्ट करके एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की होती है, वी आपको दे रखा है, तो इस पहले ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल रिक्वायर। देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए वो कह रहा है कि ट्रांजिशन ऊर्जा, तुम जानते हो ना ट्रांजिशन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन ये निकालनी है, तो इसके लिए एनर्जी का एक वही फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिशन एनर्जी जो निकालते हैं -13.6 है ना, इंटू Z² और 1/N1², 1/N2²। बस ये ध्यान रखना कि जो N2 की वैल्यू है वो N1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, N2 ग्रेटर देन N1 ये वैल्यू होनी चाहिए। तो Z तो 1 ही है, तो बस ये सब ट्रांजिशन आप देखते रहिए यहाँ पर, ये इस इन सब के ट्रांजिशन के लिए आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिए, ठीक है। और जिसके लिए भी ये वैल्यू आती है ज्यादा बेटा, आप उसी पे निशान लगा दीजिए, तो पहला आंसर आएगा इसका। बस ये वैल्यू जो है n=1 n=2 यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, जिसके लिए भी ज्यादा आएगी बेटा उसी पे लगा दीजिए, तो फर्स्ट के लिए आएगी आप, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए बस इसके लिए। 71 के बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 72, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लिथियम आयन तुम जानते हो, सेकंड एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, सेकंड एक्साइटेशन का मतलब होता है जैसे ये आपका लिथियम आयन है, ऐसे कोई एटम होता है तो ये ऑर्बिट होती है, तो सेकंड एक्साइटेशन का मतलब होता है कि ये तो होगा फर्स्ट एक्साइटेशन, यानी कि ग्राउंड से यहाँ पे जा रहा है, और सेकंड एक्साइटेशन का मतलब है यहाँ पर पहुंच गया, ये n बराबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका मतलब किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, वो थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड आएगी वैल्यू इसके लिए। तो n की वैल्यू क्या है, मतलब ये है, थर्ड है, तो सेकंड एक्साइटेशन का मतलब है कि आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। अगर मान लो सेकंड आता तो थर्ड के लिए निकालनी है, और अगर थर्ड आता थर्ड एक्साइटेशन तो बेटा फोर्थ की निकालते। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, -13.6 मल्टीप्लाई Z² अपॉन N², कोई दिक्कत नहीं, निकाल लीजिए, ठीक है। Z की वैल्यू आप रखेंगे, N बराबर थर्ड रखेंगे, Z बराबर कितना हो जाएगा, Z बराबर आपका लिथियम के लिए कितना होता है, 3D होता है, और N बराबर क्या रखेंगे बेटा, ये रखेंगे, तो आपको पता ही है क्या क्या आंसर आएगा। अरे ये तो कट गया, ये तो कट जाएगा तो नहीं आ जाएगा बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। चलिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट देखिए, फॉर सोडियम एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद m बराबर 0 विल बी, ठीक है, सोडियम एटम को देखते हैं बेटा। सोडियम इलेक्ट्रॉन जो हो, सोडियम जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है ना। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, 1s2 2s2 और बेटा 2p6 और ये हो जाएगा 3s1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं किस किस के लिए m बराबर 0, तो देखो l बराबर इसके लिए 0 है बेटा, m बराबर इसके लिए भी 0 है, ठीक है। L बराबर बेटा इसके लिए भी 0 है, m बराबर इसके लिए भी 0 है, s के लिए तो तुम जानती हो। एल पी के लिए देखो, एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, तो एम की वैल्यू कितनी होगी बोलो उसके लिए, इसके लिए होगी -1 0 +1 होगी बेटा, है ना। तो आप जानते ही हैं एल के लिए एम की वैल्यू -L से लेकर और +L तक होती है, ठीक है। चलिए, तो
कितनी जीरो की वैल्यू आ गई, एक ही आ गई बेटा, यानी कि एक वैल्यू ये आ गई, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, एक ये m की वैल्यू है, एक ऑर्बिटल ये होगी, दो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए बेटा, एक जीरो ये आ गई, तो इसमें भी कितने हो गए बेटा, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो m की वैल्यू दो की तीन जगह आ गई है। एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं आप जानते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की बात होती है, यानी कि एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल होती है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो प्लस दो प्लस दो, ठीक है। अब हमारा ये भी बच रहा है बेटा, अभी ये भी बच रहा है, देखो। हम्म, 6 7 8 9 10 11। एस के लिए कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा बेटा, जीरो 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 जीरो। एस के लिए भी तो एल की एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, नहीं होगी। इसके लिए भी तो एम एल की वैल्यू क्या होगी बोलो, इसके लिए भी एल की वैल्यू जीरो होगी, तो एम की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि एक ऑर्बिटल यहां भी आ गई, इसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है केवल, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा वन। आंसर कितना आ जाएगा, 7 का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। L प्लस एम बराबर दो वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्या है, मैग्नीज एटम है, मैग्नीज एटम। तो बेटा मैग्नीज जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना बोलो, उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका, बोलो, उसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम्म एक ऐसा ही क्वेश्चन आया करता है एन प्लस एल के लिए भी, है ना। ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं बेटा। एन प्लस, यहाँ पर एल प्लस एम दे रखा है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नीशियम, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 25, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 और 2s2 और 2p6, और बेटा यहाँ जाएगा 3s2, यहाँ जाएगा 3p क्या आ जाएगा, 3p6 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा बेटा 3p6 के बाद में 3d5 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 4s2 आ जाएगा। चलिए अब देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर s ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर होती है p, आपकी p होती है, ये p है। तो यहाँ भी देखिए आप, दो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, तीन ऑर्बिटल होती है। s में क्या हो गए, s में यहाँ भी दो है बेटा, p में क्या है, p में देखो यहाँ पर तीन होते हैं, इस वाले में p में कितने इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं, 6 हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ देखें बेटा, इसके लिए डी के लिए, तो डी में क्या होते हैं बेटा, पांच होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच है आपके लिए, देखो बड़े ध्यान से देखेंगे। और एस यहाँ पर आ गया, यहाँ भी कितने हैं, दो है। अब इस प्रकार से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको लिखना है बेटा, इन सब के लिए एल और एम की वैल्यू लिखनी है। सबके लिए लिखो जरा, सबसे पहले देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले एल की वैल्यू लिखो, इधर इधर आ जाओ। इसके लिए देखो बेटा, एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो एल बराबर जीरो होगा, तो इसके लिए एम बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा। और इसके लिए एल प्लस एम भी क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। एल प्लस एम भी क्या आएगा, इसके लिए जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए तो नहीं आया है ना, इसका तो खत्म कर दो, वो कह रहा है दो आना चाहिए। चलो इसकी बात अगर हम करें, तो यहाँ पर एल बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और एम बराबर भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर एम बराबर भी क्या होगा, नहीं एल बराबर जीरो होगा, सॉरी ऐसे ना, तो एम बराबर भी जीरो होगा। तो यहाँ भी एल प्लस एम भी क्या होगा बेटा, यहाँ भी एल प्लस एम क्या आएगा बोलो, जीरो ही आएगा। दो यहाँ भी नहीं आया। यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो पी है, और पी के लिए आप जानते हो एल की वैल्यू वन होती है बेटा, क्या होती है बोलो, वन होती है। चलो, तो अगर वन होती है पी के लिए, एल की वैल्यू वन होती है, तो आप जानते हैं एम की वैल्यू क्या होगी बेटा, एम की वैल्यू -1 और प्लस जीरो, सॉरी -1 और जीरो और +1 होगी। तो यहां देखो एम प्लस एल का, तो एल प्लस
m की वैल्यू पहली यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 1 + 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया इसके लिए। तो हमें एक ये मिल गई बेटा, ठीक है ना, 2p6 मिल गई है। और इसमें भी नहीं आएगा, आप जानते ही हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी की अगर हम बात करते हैं तो पी में भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आएगी तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 आ जाएगी तो एम की वैल्यू भी आएगी बेटा क्या, -1 0 +1 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए भी एल प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बोलो 2 आ जाएगी, इसके लिए भी आ जाएगी 2, ठीक है ना, इसके लिए आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें डी की बेटा, तो डी में क्या होता है, डी में आप जानते हैं एल बराबर होता है बेटा, डी के लिए 2 होता है। और अगर हम बात करें एम बराबर, तो एम बराबर क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, और बेटा +2 होगा। क्लियर बात है। तो 1 + 1 यहाँ भी क्या हमारा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो जाएगा, नहीं होने का। यहाँ भी n+l आपका d के लिए 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना, यहाँ भी नहीं होगा बेटा। अब जरा जिन जिन के लिए l+m की वैल्यू 2 आ रही है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लो बेटा। हम्म, किस किस में आ रहा है जरा बताओ। 2, 2 4, 4 आ रहा है। हम्म, और ये तो l बराबर -1 आ गया, 0 आ गया, +1 आ गया, +2 आ गया, +2, +2 5 है, ये 5 है, 5। अच्छा ये डी है, 5 है, एल बराबर 2 है। तो अच्छा हाँ, एक इसके लिए हो जाएगा बेटा, एक इसके लिए हो जाएगा, देखो ये भी तो 2 हो गया। l बराबर 2, m बराबर 0 रख दो, तो 2 और 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी तो 2 हो जाएगा, एक इसके लिए हो जाएगा। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, दो तो है नहीं, इसके लिए एक ही काउंट होगा बेटा। तो बस हो गया, दो इसके लिए हो गए, दो इसके लिए हो गए, एक इसके लिए होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकंड आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अगला, 75, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल है बेटा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका थ्योरेटिकल है। 75 का जो हो जाएगा, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको 3D में देखना पड़ेगा। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आगे अगर बात करें तो इसमें देखिए 4 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है आपकी ना, तो 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी भाई। और ये भी नहीं होगा, पहली इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किसमें है देख लो आप, 2 2 4 या 5, ये तो नॉन मेटल है बेटा, वैसे भी है ना, नॉन मेटल है, ये देखो मेटल है, ये मेटल है, ये कौन है बेटा, सोडियम है। 6 7 8 9 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसके बाद में क्या आएगा देखो, फिर नोबल गैस का बन जाएगा, तो यानी कि मुश्किलें बढ़ गई है फिर आगे। इसी प्रकार से देखोगे तो यही थर्ड आंसर आएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 को देखिए, मास ऑफ रेशो ऑफ NH3, ये तो बड़ा आसान है भाई। NH3 और CO2 का मास निकालना है, तो NH3 का मोलर मास निकालो कितना होता है भाई। हम्म, रिएक्शन को बैलेंस कर लो उसको पहले, इसका मास कितना निकलेगा बोलो, जैसे आपकी रिएक्शन है ना 2NH3, तो इसका मास निकाल लीजिए, इसका मास हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 17, इसका हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। और इसका हो जाएगा, CO2 का मास कितना हो जाएगा, CO2 का मास हो जाएगा 12, और 44 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बस, तो मास इनका रेशियो निकालना आपको, NH3 का और किसका बेटा, CO2 के मास का रेशियो निकालना, NH3 का मास रख दो और CO2 का मास रख दो, तो दोनों का रेशियो निकाल दो, इसमें 77, ठीक है ना। तो ये 17/22 हो जाएगा, पहले ही आंसर हो जाएगा इसका, 17/22 हो जाएगा इसका आंसर, पहला ही आ जाएगा। ये हो जाएगा पहला, फर्स्ट हो जाएगा। NH3 का मास रख देना यहाँ पर, कितना रखोगे बोलो, 34, और इसका मास रखोगे 44, बस
आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, देखो बड़ा आसान है। कार्बन कितने परसेंट है भाई? कार्बन दे रखा है 80%। कार्बन 80% है। तो जब कार्बन 80% है तो हाइड्रोजन कितना होगा? आपको पता ही है भाई, 20% होगा। सीधी सी बात है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे बेटा? मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? इसका ये तो बड़ा आसान होता है ना। पहले सबसे पहले इसका मोलर वो निकालो, मोल निकालो इसका। पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है ना। मोल में कन्वर्ट करना है इसको सबसे पहले। इनके मोल निकाल लेना। ठीक है, मोल कैसे निकालोगे? इसको डिवाइड कर देना इसके एटॉमिक मास से आराम से। उसके बाद में निकाल लेना सिंपलेस्ट रेशो। ये बता रखा है आपको, बड़ा इजी है। ये सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेना। पहले मोलर रेशो निकालो, उसके बाद में क्या निकालो? सिंपलेस्ट रेशो निकालना। और और एक हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर मतलब फॉर्मूला ऐसा मान सकते हो, CX और HY। ये ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन जो आएगा आपका, वो क्या आएगा बेटा? मोल रेशो निकाल लेना, फिर सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेना। तो ये लगभग आ जाएगा CH3 के आसपास आएगा ये। हम्म। इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना पहले, है ना। और पहले मोल मोल में कन्वर्ट करना, उसके बाद में सिंपलेस्ट रेशो निकालना। जो भी वैल्यू सबसे कम आएगी ना, उससे डिवाइड कर देना। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, वो आ जाएगा आपका CH3। ये आ जाएगा। तो CH3 के अकॉर्डिंग जो मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा। ये तो कभी नहीं होगा, देख लो। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो CH3 से आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर। 78 का। नहीं, नेक्स्ट देखिए 79 देखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने मिलीलीटर में निकलवा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, आप वाटर का मास निकाल दो। हम्म? मास। तो मास निकाल लो, मास ऑफ वाटर निकालना आपको। मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? डेंसिटी आपको दे रखी है, तो डेंसिटी की सहायता से निकाल लेंगे बेटा। डेंसिटी और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी और वॉल्यूम, तो यहां से ये किस क्या हो जाएगा? मास में कन्वर्ट हो जाएगा बस। और उसके बाद में क्या निकालोगे? बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निकाल देना बेटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। तो फिर तो वही फॉर्मूला लगेगा, मोल। पहले मास में कन्वर्ट करेंगे, फिर मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करना। किसमें? मोल। ठीक है ना, मोल में कन्वर्ट करना। मोल बराबर क्या आ जाएगा? जो भी मास निकालोगे ऊपर, और मोल किसके? वाटर के निकालने हैं ये, वाटर के निकालने हैं। ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, आराम से निकाल लेना। ठीक है जी। यहां से ये मोल आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है फॉर्मूला? याद करो, मोल मल्टीप्लाई एवोगाद्रो। और एक H2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 8 बराबर कितने हो गए? 10 हो गए। तो बस यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर आएगा इसको सोल्व करके। Na की वैल्यू आप जानते ही हो, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका निकालने के बाद में, वो लगभग छड़ के आस छड़ आएगा इसका आंसर बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? छड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका नेक्स्ट। देखो बेटा 80 पे पहुंच गए आप। SO3 के 20 अणुओं का भार ऑक्सीजन के कितने अणुओं के बराबर होता है? ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। SO3 के 20 अणुओं का भार ऑक्सीजन के कितने अणुओं के बराबर होता है? 80 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्या करेंगे हम इसका? ऑक्सीजन का
SO3 के 20 अणुओं का भार ऑक्सीजन के कितने अणुओं के बराबर होगा? तो SO3 का मोलर मास होता है कितना बेटा? मोलर मास आएगा इसका 50। 50, 80, 80, 80 नहीं, 50 नहीं आएगा, 80 आएगा। तो N×32 आ जाएगा। इसका मोलर मास निकाल लीजिए। इसका मोलर मास कितना होगा भाई? 80 के आसपास आएगा। ठीक है, निकाल लेंगे आप। तो फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्ट शॉर्ट में निकालो, 20 मॉलिक्यूल, मोलर मास 80, कितने ऑक्सीजन पूछ रहा है, नंबर N, और ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन के मोलर मास यानी कि 32। तो यहां से N निकाल लेना, बस हो गया। ये नंबर है, ऑक्सीजन के कितने नंबर आएंगे। तो जब N बराबर आप कैलकुलेट करोगे तो N बराबर आपका 50 आ जाएगा इसका आंसर बेटा। क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 81 इजी है। ये है आपका सुक्रोज है। तो सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने बेटा। हाउ मेनी एटम आर कंटेन 1 मोल ऑफ, तो 1 मोल का मतलब क्या है यार? 1 मोल क्या निकालना? एटम्स निकालना है। तो मोल, टोटल एटम निकाल लो बेटा। टोटल एटम्स हो जाएंगे आपके बराबर मोल, एक मोल, एक मोल का मतलब तुम्हें पता ही क्या होगा। तो एक मोल इनटू, एक मोल का मतलब है आवोगाद्रो, वही आपका है ना। इसकी जगह तो रख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। एक मोल का मतलब यही तो है। और बेटा कितने एटम है इसमें, एटोमिसिटी देख लो टोटल कितनी है इसकी। तो 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ये है। तो इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 20, 30, 40, 40 और ये 45 हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, ये कितने हो जाएंगे? 45 है, तो 45 का मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लो कौन सा है बेटा इसमें। 45 वाला देख लो, 45 वाला तो एक ही दे रखा है बेटा, ये रहा, पहले ही आ गया आंसर इसका। 81 का क्या आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। चलिए 82 की बात अगर करें नेक्स्ट, तो 82 को देख लो बेटा, क्या करा है, रिएक्शन लिख लो बेटा। SO2 की रिएक्शन अगर हम O2 के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है भाई? SO3 बनता है। क्या बनता है बोलो? SO3 बनता है। ठीक है ना, SO3 बन रहा है बेटा। इसको बैलेंस कर लो बेटा। बैलेंस अगर आप करोगे तो यहां पर दो लगा दो बस, है ना, यहां दो लगा दो और यहां दो लगा दो। ठीक है, बस ये देखना आपको। तो देखो 2 मोल से क्या बन रहा है बेटा, 2 मोल से क्या बन रहा है, 2 मोल SO3 बन रही है स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। आप देखें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन में दे रखा है इसका 12 मोल दे रखा है बेटा O2। ठीक है ना, 12 मोल O2 दे रखा है। इसके कितने मोल हैं? 12 हैं। और SO2 के कितने भाई, कितने मोल दे रखे हैं बोलो? इसके 8 मोल दे रखे हैं। ओ भाई, ये तो बड़ा आसान सवाल है यार। दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन कर दो बेटा। अच्छा 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 अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है? रेशो पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। अरे रेशो क्या भाई, रेशो तो बड़ा सिंपल है, 2 से 2 बन रहा है बेटा, बड़ा आसान है। तो 2 मोल से 2 ही बन रहे हैं बेटा ये। तो रेशो में क्या हो जाएगा, 8 मोल दे रखे हैं, उसके 12 मोल दे रखे हैं। तो रेशो अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा बेटा? बड़ा आसान क्वेश्चन होगा ये तो। हम्म, ये हो गया बड़ा आसान क्वेश्चन, तो 1/4 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। रेशो निकालना बड़ा आसान है। 2 से 2 बन रहे हैं बेटा, और बाकी क्वेश्चन में दे रखा है स्टोकोमेट्री लगाओ, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 82 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन। 83 ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है, विच ऑफ द कक्ष, ये दे रखा है आपको, कौन सा रूल इसमें वायलेटेड हो रहा है। कौन कौन से सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है इसमें। तो देखिए, एक S है और ये P है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है। तो ऐसे कोई इसमें इसका आधा छोड़ दिया बेटा, इसमें पेयरिंग करा दिया, ऐसे नहीं होता ना। हाँ बाउ के अकॉर्डिंग पहले सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है ना। और हुंस आप जानते ही हैं,
हुंस क्या कहता था? हम्म, हाव का भी वायलेशन हो रहा है, हुंस का भी हो रहा है। हुंस क्या कहता था भैया, पेयरिंग तब तक कराओगे, पेयरिंग जब तक कराओगे, ऐसा होना चाहिए था, देखो यार, ऐसे बढ़ते, ऐसे, ऐसे, पेयरिंग ऐसे कराते, है ना, एक ही डायरेक्शन में होंगे ना, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भरोगे, ऐसे कोई नीचे को भर दोगे बेटा अपोजिट में। तो दोनों ही रूल हैं इसमें, ये आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। अगर आपने ये रूल पढ़ रखे हैं तो बड़े आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 83 के बाद में 84 देखो। What should be the total number of electron present in the n plus l is not than 3? n plus l नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन, इसका 12 आ जाएगा आंसर। इसका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। n प्लस l बराबर 3 है। तो यहाँ लिख लो n, यहाँ लिख लो l, पहले यहाँ पे लिख लो आप इसको 3 2 1 0, 1 2 3 3 2 1 0। फिर इसमें लिखेंगे इसको 0, इसको लिखना है 0, इसको लिखना है 1, इसको लिखना है 2, इसको लिखना है 3। फिर यहाँ n प्लस एल लगाइए, यहाँ भी देखो 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3 आ रहा है। एल बराबर 0 का मतलब होता है एस हो गई, आगे लगाइए 3s। इसका मतलब ये पॉसिबल होती है 3 में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 आइए, यानी कि p होगी। आगे कितने लगाएंगे? 2, यानी कि 2 में 2p होती है, पॉसिबल है। कितने आएंगे इसमें? 6 आएंगे। इसकी अगर बात करें 2 की, तो 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब हो गया बेटा, 2 का मतलब कितना हो गया? 2 का मतलब हो गया डी होती है, और डी के आगे 1, ये पॉसिबल नहीं होती बेटा, ये भी पॉसिबल नहीं होगी। 6 2 8 ही आ गया बेटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, इसका 8 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे की अगर हम बात करें, कौन सा विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल? 3p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो 3p में देखो कितना आसान है, n बराबर 3 हो गया है, और l बराबर क्या हो गया बोलो? l बराबर क्या हो गया? l बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा। और m बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते ही हैं, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इन सब के लिए वैल्यू आप देखते हो बेटा कितनी होगी? -1 0 +1, इन सब के लिए आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो? s की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ऐसी अगर कोई वैल्यू दिखाई दे रही है तो इसमें n बराबर ये दिखाई दे रहा है, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है वो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका मतलब ये है p में क्या है? p में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वाला, ये वाला। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1/2 आएगी। ठीक है? और l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू आएगी -1, 0, और ये आ जाएगी +1। तो जो ऊपर होता है ना, जो ऊपर वैल्यू होती है वही आती है आपकी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 85 का जो आंसर है वो है आपका फोर्थ आएगा, फोर्थ आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो अपना बहुत आसान है, अगर तुम्हें याद है तो आसानी से इसको कर दोगे बेटा। 86 है ना, लाइमन सीरीज कौन से उसमें आती है, पाशन सीरीज कौन से में आती है, ये आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो है आपका चढ़ा जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है ये किसने दिया था। ये किसका है? ये हाइजेनबर्ग है, और हाइजेनबर्ग है तो ये इससे मिलेगा। लाइमन सीरीज आप जानते हैं कहाँ आती है बेटा? अल्ट्रावायलेट में आती है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आती है। ठीक है ना? लाइमन पाशन कहाँ आती है? विजिबल में ठीक है, तो इसके अनुसार लगा लेना, ये बैठेगा सारा। डी ब्रोगली, ये किसकी है बोलो? ये डी ब्रोगली की है, तो लगा लो इनको सबको आराम से। ठीक है, तो इसका थर्ड आ जाएगा, तो इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए। 87, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज भी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर इज एनर्जी इतनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है उसकी इतनी वैल्यू दे रखी है, और
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर हैविंग एनर्जी। उसकी एनर्जी इतनी दे रखी है तो उसकी क्वांटम नंबर पूछ रहा है। क्वांटम नंबर का मतलब है आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछ रहा है एन बराबर, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो? आयनाइजेशन एनर्जी बराबर दे रखी है आपको 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ठीक है। और एनर्जी कितनी दे रखी है आपको? एनर्जी है आपके पास -20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है बेटा। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है और एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? तो एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, ई बराबर ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर 20 दे रखी है, एन स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ई बराबर एनर्जी बराबर -E0 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। निकालो इसको, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको ई बराबर ई नोट माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड स्क्वायर तो तुम जानते हो हाइड्रोजन लाइक की बात हो रही है, तो वन है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी आपके पास कितनी है? ये वाली, ये आपकी है -20 है। ये कितनी एनर्जी आपको पता ही है कितनी है बोलो? 320 है ये, ठीक है। और नीचे कितना आएगा? एन स्क्वायर, ये है आपका। तो यहां से इसको अब आप सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां से इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहां से जब एन स्क्वायर बराबर आप सोल्व करके आओगे तो ये लगभग 4 के आसपास आ जाएगा। एन एन बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां से इसको सोल्व कर लेना आराम से, ये आ जाएगा। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 88, आप जानते ही हैं जी में पूछ रहा है कितने, एसपीडीएफ और जी मान लो बेटा, इसमें 2 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 14 होते हैं, 4 का डिफरेंस होता है, तो इसमें 18 हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा बचा क्या बेटा? ये आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही है भाई, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस है, आराम से इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए। अनसर्टेनिटी पोजीशन विल बी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इतने दे रखा है मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी आपको दे रखा है, डेल्टा पी आपको दे रखा है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और क्या निकालना? पोजीशन डेल्टा एक्स आपको निकालना बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस क्या निकालना आपको? डेल्टा एक्स बराबर फॉर्मूला लगा देना, एच अपॉन, बोलो एच अपॉन क्या था? बोलो एच अपॉन 2 पाई, 2 पाई आ जाएगा, या 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई आएगा, 4 पाई। और यहाँ जाएगा डेल पी, खत्म। एच प्लांक कांस्टेंट है, ये दे रखा है, इसको निकाल लेना। ये सारी वैल्यू जब इसके आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो सोल्व करने के बाद में जो आपको आंसर मिलेगा वो आ जाएगा आपका, थर्ड आ जाएगा बेटा, ये वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? देखो, एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3a + 2b और +4c और 5d, ठीक है। अच्छा, इन सब के मोल भी दे रखे हैं आपको। ए के कितने मोल दे रखा है? देखो, ए के 8 मोल दे रखे हैं आपको, बी के कितने दे रखे हैं बेटा? 6 मोल दे रखे हैं। और बेटा सी के कितने दे रखे हैं आपको? बोलो, सी के मोल कितने हैं आपको? 8 मोल है। नहीं, 8 मोल ए के हैं, 6 मोल बी के हैं, और फिर 8 मोल किसके हैं? 6 के हैं, सी के हैं। ये मोल आपको गिवन है। तो बेटा इसमें सबके क्या करूं? इनमें लिमिटिंग रीजेंट निकाल लो पहले, क्योंकि हमें पूछ क्या रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है फाइंड मोल ऑफ डी, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो बड़ा आसान काम है ना। तो एक काम करो, लिमिटिंग रीजेंट निकालो, एल आर निकाल लेना। लिमिटिंग रेजेंट निकाल के उसी से डिसाइड कर लेना। लिमिटिंग रेजेंट कैसे निकालते हैं? जो भी मोल आपको दे रखे हैं उसको स्टोक्योमेट्रिक से डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू सबसे कम आएगी वो ही आपका लिमिटिंग रेजेंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा 8/4 आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा।
तो और यहाँ आ रहा हमारा 2 आ रहा, देखो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब सबसे ये है एल आर, आपका ये आ गया। एल आर कौन है आपका, ये है बेटा। तो बस इन दोनों के बीच में रिलेशन कर देना। इसके मोल पूछ रहा है तो आपको पता ही, निकाल लेना फिर। तो मोल रेशियो लगा देना, फॉर्मूला मोल रेशियो क्या होता है कि मोल ऑफ एनसी एल आर के डिवाइडेड बाय उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल ऑफ डी, और यहां से आ जाएंगे मोल ऑफ इसका स्टोकियोमेट्री, ये देखो। तो आप देखेंगे इसके मोल कितने, सी के मोल 8 है, इसका स्टोकियोमेट्री कितना सी का, देखो 4 है। मोल इसके आपको निकालनी है बेटा, डी के तो निकालनी है, इसका स्टोकियोमेट्री कितना 5 है। कितना आसान का काम है, देखो यहां से इसके मोल आप निकाल लेंगे। तो जब आप इसके मोल निकालेंगे बेटा, तो इसके मोल लगभग आ जाएंगे आपके 8 मोल के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ से इसके मोल निकालोगे, कैलकुलेट करके 8 मोल आ जाएगा, तो इसके 8 मोल आ जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर हमारा क्या हो गया बच्चों, डिस्कस हो गया, ठीक है। चलिए